So before starting, let me give me some background of myself. I had been in Jamia Hamdard since 2014. Before that, I was in industry for 9 years, mainly on domains like communication, e-governance, uh, and others. So with this subject, at least, you can expect that I can take you to a much depth, provided you are putting your best, okay, and that too constantly. Now, so as per your background, you are aware of C and C++, right? These are the two languages that you know. So what is the difference between C and C++? And C, then what it is? It's a procedural language, right? It's a procedural language. So you have already learned the C language as well as the C++ language. Plus plus means it's an extension, right, to C. C is typically a procedural language, right? C++ is object oriented. ठीक है, ये डिफरेंस होता है. Java is a object oriented language, right? So you see the similarity between Java and C++. ठीक है, इसका मतलब जो भी आप C++ में करते थे वो सब कुछ आप Java में कर सकते हैं. ठीक है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट होते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटैक्ट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे. एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फोकस ऑन. ठीक है, क्योंकि वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है. सिंटेक्स चेंज होते हैं, काम करने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंसेप्ट है, जो टेक्निक्स आपने सीख रखी है, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगी. एंड वी विल सी एज वी प्रोग्रेस दैट हाउ मच इन व्हाट डेप्थ यू हैव अंडरस्टूड दोस कंसेप्ट. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जावा पे हम बाद में आते हैं, इससे पहले सी प्लस प्लस मौजूद थी, राइट? सी प्लस प्लस से भी पहले सी मौजूद थी. Now C is a procedural language. We know that C++ was an object-oriented programming language which came later on. So what was the necessity of having an object-oriented language at first place when we already have a high-level language like C in place, and it is working quite good. आप कुछ भी ऐसा नहीं आप कह सकते जो आप C लैंग्वेज में कोड नहीं कर सकते, राइट? तो हमें C++ की जरूरत क्यों पड़ी? और जब C++ की जरूरत पड़ी तो उसका मतलब, मेरे कहने का मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी? ये कह रहे कोड को क्लास एंड ऑब्जेक्ट में डिफाइन करते हैं, ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. चलो पहले ये बताओ कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करो. समझ लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, ठीक है, आपका इंटरव्यू पूछ रहा है भाई ऑब्जेक्ट डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे? है, क्लास इज अ डिस्क्रिप्शन. बात समझ में आ रही है? इसको आप कहते हैं ब्लूप्रिंट, है ना? उस डिस्क्रिप्शन के बेस पर आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो. ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज. ऑब्जेक्ट का अगला टर्म जो होता है वो क्या बोलते हैं? एंटिटीज बोलते हैं, राइट? एंटिटीज कुड बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल एंटिटी और ऑफ अ लॉजिकल एंटिटी. ठीक है, objects are entities which could be represented either physically or logically. Fine. जैसे मैं कहूँ this is a table. The table has a physical entity.
अब ये बात अलग है कि मैं कहूँ कि इस टेबल का एक बेस है जिसकी लेंथ ये है, चौड़ाई ये है, ब्रेथ ये है, राइट? इसकी लेंथ ब्रेथ ये है, हाइट ये है, और इसमें सिर्फ 2 लेग हैं, कई बार 4 लेग होते हैं। यानी जो वेरिएबल की बात हम करें नंबर ऑफ लेग्स की, उसकी क्वांटिटी डिफर कर सकती है, राइट? लेकिन वेरिएबल तो वही रहेगा, नंबर ऑफ लेग्स। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ये बना रहा हूँ तो बोलूँगा नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 2 इनिशियलाइज करूँगा। अगर एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूल का तो नंबर ऑफ लेग इज इक्वल टू 4 करूँगा, या 3 लेग स्टूल भी होता है तो नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 3 कर दूंगा। ठीक है, स्टूल है तो उसका स्क्वायर शेप में हो सकता है, लेंथ ब्रेथ इक्वल हो सकती है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, ब्रेथ कम है, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर अ काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे सी में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, एक तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, पैसिवली डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो क्लास इज अ पैसिव डिस्क्रिप्शन, क्लास इज अ पैसिव डिस्क्रिप्शन। उस पैसिव डिस्क्रिप्शन से आप रियल वर्ल्ड एंटिटी को बनाते हैं। अब ये टेबल यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रही है, जितनी भी टेबल पूरे कैंपस में होगी वो कहीं ना कहीं जगह ऑक्यूपाई करेगी, राइट? अगर मैं कहूँ कि मैं एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, राइट? तो वहाँ पेशेंट होगा, डॉक्टर होगा, हर पेशेंट ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना, वो हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के कुछ वेरिएबल्स होंगे, राइट, जिनकी कुछ वैल्यूज होंगी। वेरिएबल्स कहाँ से आ रहे हैं? डिस्क्रिप्शन से आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आपने क्लास में डिफाइन कर रखा है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा ऊपर ऊपर भी समझ में आ रहा है तो चलेगा, ठीक है? और उसमें आपने बना रखा है पेशेंट का नेम क्या है, उसको एज क्या है, एलिमेंट क्या है, ठीक है, किस पर्पज से आया है, कौन उसका डॉक्टर है, तमाम चीज़ें, ये सब होगा, राइट? अब उसमें क्या है कि उस स्पेसिफिकेशन को यूज करके, है ना, या उस स्ट्रक्चर को यूज करके, या उस डिस्क्रिप्शन को यूज करके मैं 100 पेशेंट्स बना सकता हूँ, राइट? हर पेशेंट का जो डिस्क्रिप्शन है वो हीप यानी मेमोरी में अपनी अलग अलग जगह लेगा, ठीक है? जैसे पेशेंट 1 है, ये मान लो उसके लिए मेमोरी स्पेस में रिजर्व कर दी, इसको मैंने कहा P1, राइट? एक नाम देते हैं ना, वेरिएबल का एक नाम देते हैं, उसका नाम मैंने कह दिया P1। इट कुड बी अ ह्यूमन नेम ऑल्सो, ठीक है? सिंप्लिसिटी के लिए मैं P1 यूज कर रहा हूँ, P2 यूज कर रहा हूँ, पेशेंट P1, पेशेंट P2। तो ये जो पूरी मेमोरी आपकी है, इस मेमोरी को हम बोलेंगे हीप, राइट? द हीप विच इज अलोकेटेड टू दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इसमें हर पेशेंट के लिए अलग अलग स्पेस रिजर्व होगी मेमोरी में, और उनके जो वेरिएबल्स हैं, जैसे इसका नेम हो गया, नेम इज अ स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए एक जगह बन जाएगी। हो सकता है एज हो, एज में भी जस्ट अ न्यूमेरिक वैल्यू, हम कह सकते हैं इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीजर 4 बाइट की होती है नॉर्मली, तो 4 बाइट की स्पेस रिजर्व हो गई। लेकिन यहाँ जो नेम और एज की जो जगह रिजर्व हुई है वो इस नेम और इस एज से अलग है, यानी पेशेंट P1 की जो नेम और एज की जो स्पेस रिजर्व हुई है वो पेशेंट P2 के नेम और स्पेस से अलग है। सो इन सॉफ्टवेयर, in terms of a software, an object or an entity occupies some memory, ठीक है? if there are 10 objects they will occupy similar 10 chunks of memories। क्लियर होगी बात? ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया हमारा। और इसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन होता है, इस पेशेंट ऑब्जेक्ट में नेम होगा, एज होगा, किस डॉक्टर को दिखा रहा है, क्या एलिमेंट है, तमाम चीज़ें जो हैं, ओपीडी पेशेंट है या इन हाउस पेशेंट है, ये तमाम चीज़ें जो होंगी वो उसका डिस्क्रिप्शन हो गया। उस डिस्क्रिप्शन को बनाने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं क्लास, राइट? क्लास कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, जैसे आप C++ में यूज करते थे। सारे कंसेप्ट सेम आ रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं हो रहे हैं। नाउ माय क्वेश्चन वाज, कम टू द बेसिक, कम टू द बैक from where we started. What is the reason we move from procedure language to object oriented programming language? कोई रीजन तो होना चाहिए ना। आखिर लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि यार सी में मजा नहीं आ रहा है, चलो C+ बनाते हैं, दो प्लस प्लस ऐड कर देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है तो 3 प्लस ऐड करते है ना। फिर मजा नहीं आया, चलो जावा बनाते हैं। अभी मजा नहीं आया तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा चलो हम C# बनाएंगे। वैसे उन्होंने तो कंपटीशन देने के लिए मजाक मजाक में बना दिया, अदरवाइज फर्स्ट प्रोसीजर लैंग्वेज से जो फर्स्ट ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी है, तो वो बनने का जो रीजन है वो एक प्रोफाउंड रीजन है। मैं वो रीजन पूछ रहा हूँ आपसे।
बताओ भाई, कौन बताएगा? जो कुछ दिमाग में आ रहा है, सही गलत से कोई परवाह नहीं है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा की फीचर है, सी प्लस प्लस की नहीं है, राइट? सी प्लस प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। अभी मैं इस पे आऊंगा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस पे आऊंगा, विच इज अ फीचर ऑफ जावा। ठीक है, इट्स नॉट अ फीचर ऑफ सी प्लस प्लस बीइंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं तो एकदम बेसिक की बात कर रहा हूँ ना। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि जावा क्यों बनाया गया, है ना? वो जावा के फीचर्स पे डिपेंड करेगा। मैं कह रहा हूँ कि प्रोसीजर लैंग्वेज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जो मूव करा है हमने, या उसका जो जो एक तरह से आपने इवॉल्व हुए हैं आप, वो क्यों हुए हैं? क्यों आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत ही पड़ी फर्स्ट प्लेस पे? पढ़नी नहीं चाहिए थी, है ना? कोई ऐसा काम नहीं है जो आप सी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फुल फ्लेज्ड है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या मसला था? गेस करो। सिक्योरिटी किस टर्म में? ये रीजन नहीं है। अगर ऐसा होता है, execution time. Now let me tell you, I won't compare C and C++, but I will of course compare C++ and Java. In that case, C++ is more faster than Java. That is the truth. However, Java has, struggled very hard to come very close in terms of performance to a combined language like C++ or C. ठीक है, बहुत क्लोज आ गई है, नो डाउट। बट स्टिल अगर आपका रियल साइमुलेशन बेस्ड एप्लीकेशन होगा तो सी या सी प्लस प्लस में बनेगा। इनफैक्ट सी प्लस प्लस में बनेगा, क्योंकि उसकी साइज बहुत लार्ज होगी। एक मैंने हिंट दिया, साइज लार्ज। अब बताओ, लार्ज साइज एप्लीकेशन। जब भी कोई नई चीज सीखो तो सबसे पहले तो ये पूछो क्वेश्चन कि इसकी जरूरत क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं। फालतू में मेहनत करने के लिए सीख नहीं रहे हैं, एग्जिस्टिंग चीज जो है उसी से काम चलना चाहिए। कोड रीडेबिलिटी टू सर्टेन एक्सटेंट, यस। ओके, ओके। लेकिन देखो, कोड रीडेबिलिटी की अगर बात करें तो अच्छा चलो एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। कोड रीडेबिलिटी की बात जैसे उन्होंने किया ना, इसको बिटा दूं? क्वेश्चन वही बाकी है अभी कि जरूरत क्या थी प्रोसीजर लैंग्वेज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मूव करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक सी में प्रोग्राम लिखें। प्रोग्राम लिखना नहीं है, डरो मत, ठीक है? मैं सिंपली कह रहा हूं कि आप एक सी में प्रोग्राम लिखें। इसमें करना क्या है कि आप यूजर से पहले तो इनपुट लें, एक मीनू टाइप का बना के। मीनू कुछ इस टाइप का हो, जिसमें ऑप्शन हो, यू वांट टू सर्च अ नंबर इन द लिस्ट। ठीक है, तो बस सर्च कह रहा हूं, बस खाली सॉर्ट, सॉर्ट अ लिस्ट, सर्च अ नंबर और सॉर्ट अ लिस्ट। ये पहला मीनू है। मैंने जब 1 प्रेस किया तो फिर क्या है, मेरे पास सब्सिक्वेंट जो मीनू आया वो ये आए, अप्लाई लीनियर सर्च और अप्लाई बाइनरी सर्च। राइट, ठीक है। मैंने लीनियर सर्च किया, एक लिस्ट दे दी, तो मुझे सर्च करके वो रिजल्ट दे दे। अगर मैंने बाइनरी सर्च किया और फिर लिस्ट दी, तो फिर फर्दर चेक करे वो। अगर लिस्ट बाइनरी सर्च की रिक्वायरमेंट क्या है, लिस्ट सॉर्टेड होनी चाहिए, तभी तो आप सर्च कर पाओगे। बाइनरी सर्च में 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, बाइनरी में। बाइनरी सर्च याद है? बाइनरी सर्च का मतलब क्या होता है कि अगर लिस्ट आपकी ऐसी है 1 2 5 7 9 11 इस तरह है, राइट? मैंने कहा मुझे सर्च करना है 2, तो क्या करेगा, इनका मिड एलिमेंट देखेगा। मिड एलिमेंट या तो 3 हो, ये 5 होगा या 7 होगा, ठीक है? अगर मैं 5 को मान लूं, अब ये सॉर्टेड लिस्ट है, दिस इज द सॉर्टेड लिस्ट, तो कहेगा कि डेफिनेटली आप 2 सर्च कर रहे हो तो 2 लेफ्ट साइड में है।
तो अब हमारी जो नई लिस्ट सर्च की बनी वो ये बनी, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसका मिड एलिमेंट 1 या 2 होगा। अगर मैं 1 मानता हूं तो इसका मतलब इसके राइट साइड में, यानी ये एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना ये एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है लिस्ट में, ठीक है। इसके लिए सॉर्टेड लिस्ट चाहिए आपको। अगर ये लिस्ट सॉर्टेड नहीं होती तब फिर आप कैसे पता करते हैं कि भाई ये जो नंबर है वो गारंटीड लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है ना। सॉर्टेड का मतलब समझते हो ना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये होती है बाइनरी सर्च। अब मैंने कहा कि भाई मैं अप्लाई बाइनरी सर्च, तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा लिस्ट ऑलरेडी सॉर्टेड है भी कि नहीं है। नहीं है तो पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम कोई ना कोई आप यूज करेंगे, राइट। तो अगर बाइनरी सर्च मैंने कहा है और लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, it will give me a message the list is not sorted, going to sort it, it will apply a sorting algorithm and then it will sort it and then it will apply the binary search algorithm, ठीक है। अब इसमें जो आपके रिजल्ट्स में जो चीजें आएंगी, बीच में मैसेजेस वगैरह आएंगे, ठीक है, वो सब चीजें बीच में आप अज्यूम कर लो, लेकिन कॉल कहाँ जा रहा है, फिर से सॉर्टिंग भी जा रहा है। अब मैं सॉर्टिंग का यहाँ पे अगर सिलेक्ट करता सेकंड ऑप्शन, तो क्या करता, मुझसे पूछता भाई आपको बबल सॉर्ट करना है, सिलेक्शन सॉर्ट करना है, इंसर्शन सॉर्ट करना है, क्विक सॉर्ट करना है, क्या करना है, ठीक है। आप सोचो कि आपको ये प्रोग्राम बनाना है, राइट, तो सी में बनाना है, ये ध्यान रखें। तब क्या करोगे आप मुझे बस फंक्शंस के नाम बताते जाओ, जो उससे नाम से मुझे पता चलता जाए कि ये पर्टिकुलर काम करेगा और उनका कॉल कैसे होता जाएगा प्रोसीजर लैंग्वेज में। सबसे पहले कहाँ से शुरू करोगे, मेन से, यानी सबसे पहले मैं शुरू करूं, जगह की इसमें थोड़ी कमी है, असल में नेट चल नहीं रहा, वरना मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता। इसको मिटा दूंगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। आपने शुरू किया मेन से, ठीक है। मेन में आने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनिशियलाइजेशन से पहले आपको मीनू ऑप्शन पहले जनरेट करना है ना, प्रिंट मीनू है ना। ये पहला मीनू है, इसको मीनू का नाम दे दे, से मीनू ए, ये हो गया मीनू बी, ये हो गया मीनू सी फॉर एग्जांपल, राइट। तो आपने एक फंक्शन कॉल किया जनरेट मीनू ए, ऐसे ही करोगे ना। अब इसमें कॉल आया, उसने मीनू ए जनरेट करके ये प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे मेथड को कॉल करेगा, गेट इनपुट, ठीक है। इससे आप 1 और 2 में से कोई एक इनपुट लेंगे, राइट। अब इनपुट जो आपका सिलेक्ट हुआ उसके हिसाब से, अभी देखिए कॉल ऐसे चल रहा है, राइट। कॉल वापस जाएगा जनरेट मीनू में, राइट। अब इसने अगर आपने 1 सिलेक्ट किया है तब क्या करेगा, आपको मीनू 2 जनरेट करना है। अगर सिलेक्शन आपका 1 है तो आप क्या करेंगे, जनरेट मीनू बी मेथड कॉल करेंगे। अदरवाइज अगर 2 सिलेक्टेड है तो क्या करेंगे, जनरेट मीनू सी, ये मेथड आपने कॉल किए, फाइन। इन्होंने फर्दर फिर गेट इनपुट मेथड को कॉल करा, ठीक है। वो सिंपली रीड करके रिटर्न कर देगा क्या आपका आ रहा है। वहां से कंट्रोल वापस आया आइदर इसमें और इसमें जो भी मीनू जनरेट हुआ है, फाइन। वहां से फर्दर आप क्या करेंगे, अगर लीनियर सर्च है तो यू विल कॉल द लीनियर सर्च एल्गोरिथम, लीनियर सर्च मेथड आपने कॉल कर दिया। अदरवाइज बाइनरी सर्च का कॉल करेंगे। बाइनरी सर्च में आप फिर कंडीशन चेक करेंगे, पहले आप चेक करेंगे चेक फॉर वैलिडिटी ऑफ बाइनरी सर्च, फाइन। अगर वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वापस आएंगे, फिर क्या करेंगे, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जनरेट करेंगे, कॉल करेंगे फंक्शन पे। एक फंक्शन लिखा होगा जिसमें बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम लिखा होगा, उसको कॉल भेजेंगे, वहां से कंट्रोल वापस आएगा, तब आप क्या करेंगे, आउटपुट को प्रिंट करेंगे, है ना। अगर लिस्ट सॉर्टेड नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप किसी न किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में भेज देंगे। सिर्फ अभी मैं सर्चिंग वाले पार्ट में चल रहा हूँ, सॉर्टिंग वाले पार्ट में चलूंगा तो फिर इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होंगे। और आप क्या देख रहे हैं कि मेन विच एक्ट्स लाइक अ कोऑर्डिनेटर, सबसे पहले एंट्री आपने मेन में करी, इट्स एक्ट लाइक अ कोऑर्डिनेटर। अब ये कोऑर्डिनेटर जो है ये क्या कर रहा है, प्रोसीजर्स को फॉलो अप कर रहा है कि एक प्रोसीजर से किस प्रोसीजर में जाए, वहां से फर्दर दूसरे प्रोसीजर में कॉल जा रहा है,
फिर किसी और में जा रहा है, कंट्रोल वापस रिटर्न होते 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 बीच में कई बार आपस में घूम फिर के फाइनली ये मेन पर आएगा जब आपको एग्जिट करना होगा, है ना? जब प्रोग्राम टर्मिनेट करना होगा तो मेन पे आके ही टर्मिनेट होगा, करेक्ट? ऐसा होगा। तो अभी देखिए सबसे पहला जो ध्यान आपका गया वो कहाँ गया? सबसे पहले आपको ध्यान आया कि मैं मेन मेथड लिखता हूँ विच इज गोइंग टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, राइट? कोऑर्डिनेट एवरीथिंग। फिर आपका ध्यान क्या आया? उसके बाद आप वेरिएबल्स की बात अभी नहीं सोच रहे हैं, यानी डाटा की बात नहीं सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? प्रोसीजर के टर्म में सोच रहे हैं कि भाई मीनू जनरेट करना है तो मीनू जनरेट करने का एक प्रोसीजर बना दें, कितने मीनू जनरेट करने हैं उतने मीनू जनरेट करने का प्रोसीजर बना दें, इनपुट लेना है उसका एक मेथड बना दें या फंक्शन बना दें, राइट? फंक्शन और प्रोसीजर सेम चीज, प्रोसीजर जेनरिक टर्म है, फंक्शन स्पेसिफिक टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, ठीक है? फिर आपने सोचा अच्छा सॉर्टिंग करना है, कौन सी सॉर्टिंग करना है? तो जो सॉर्टिंग करना है उसका एक अलग फंक्शन बना हुआ है, उसको आप कॉल करेंगे, राइट? फिर जब कॉल से रिटर्न होगा तो डिस्प्ले मेथड आप कॉल करेंगे। सब कुछ होने के बाद आप मेन में आ रहे हैं, तो दिस इज अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर which are having a number of call to functions within themselves and then coming back to the coordinator which is the main method, ठीक है? और meanwhile the process आप क्या कर रहे हैं? ये फंक्शन लिखते जा रहे हैं जहां जहां आपको जरूरत होती जा रही है। जब डेवलपमेंट करेंगे तो पहले यही करेंगे ना, पहले मीनू का फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद सर्चिंग का फंक्शन लिखेंगे, फिर सॉर्टिंग का फंक्शन लिखेंगे एक एक करके, करेक्ट? सही बोल रहा हूँ ना? और उसमें आपको जब लोकल वेरिएबल की जरूरत होगी तो लोकल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जहां ग्लोबल वेरिएबल की जरूरत होगी वहां ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ठीक है? ग्लोबल वेरिएबल जहां डिफाइन करेंगे वहां पे आप मुसीबत में इसलिए पड़ जाएंगे क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल शेयर होगा बिटवीन मेथड्स, एक मेथड चेंज कर रहा है दूसरे मेथड को रिफ्लेक्ट होगा, इसका मतलब उसमें बग्स के इंट्रोड्यूस होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे, जो कुछ कुछ आप जो कहना चाह रहे थे। हालांकि आपको कहने का मतलब कुछ और था बट स्टिल, ठीक है? ये भी एक उसका ही एक फॉर्म है, ठीक है? तो this is what we call it a procedural language and the way we work in a procedural language. Now think of a different problem. यहाँ तक की प्रॉब्लम के लिए ठीक है, हालांकि ये इसको भी बहुत कॉम्प्लेक्स बना देगा। अभी तो मैंने बहुत 1/4 भी आपका सामने फंक्शन नहीं लिखे हैं, सिर्फ फंक्शन अगर हम मैं लिखने बैठूं तो कम से कम 25-30 फंक्शन इसमें आ जाएंगे और उनके अंदर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होगी, राइट? जबकि ये बहुत छोटा सा एक सर्चिंग और सॉर्टिंग का प्रोग्राम है जो दो सर्च ऑपरेशन जो सर्च मेथड पे काम कर रहा है और 3-4 सॉर्टिंग मेथड पे काम कर रहा होगा, दैट्स इट। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, राइट? अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, ठीक है? समझ में आ रही है ना कंसेप्ट गाइस? ये सर के ऊपर से जा रहा है बात। अब मैं आपको एक दूसरी रिक्वायरमेंट देता हूं, ठीक है? आज के टाइम की एप्लीकेशंस की। अभी हमने कहा हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करी ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का सिर्फ एक मॉड्यूल उठाते हैं। हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो सकता है, वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में सब डिवाइड होगा। एक मॉड्यूल हम उठाते हैं जिसमें है कि से फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट मैनेजर, ठीक है? अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट, ठीक है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बड़ा एप्लीकेशन जो होगा वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट होगा, उसको जो एक मॉड्यूल हम बनाने की बात कर रहे हैं, पूरे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की बात भी नहीं कर रहे अभी। ये सॉफ्टवेयर हम बनाना चाह रहे हैं, इसमें एक जो मॉड्यूल हमने सिलेक्ट करा है, सबसे पहला मॉड्यूल दैट इज अपॉइंटमेंट मैनेजर या मैनेजमेंट एप्लीकेशन। अब सोचो कि सी से ये आप प्रोग्राम कैसे बनाओगे, मुझे बताओ क्या क्या ऑप्शन होंगे। अभी हमने एक फंक्शन की लिस्ट डाउन करी है ना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। अब इसका सोचो, सबसे पहले सोचने से ही तो काम शुरू करोगे। मेन बनाओगे, चलो मैं मेन लिख देता हूँ। मेन से आगे बढ़ना मुश्किल है, थोड़ा सा बताओ।
अच्छा, आप क्लाइंट के पास जाते हो, आप पूछोगे भाई आप कैसे करते हो, जो पेपर वर्क से करते हो ना अपॉइंटमेंट, वो कैसे करते हो वो बताओ मुझे, उसी को तो ऑटोमेट करना है, यही है ना। मान लो मैं क्लाइंट हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसा होता है मैं यहाँ कि जो पेशेंट्स होते हैं हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, दो तरीका होता है, या तो वेबसाइट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या तो हमें कॉल करते हैं और एक बंदा कॉल सेंटर में बैठा रहता है, वो उठाता है फ़ोन, फ़ोन उठा के वो पूछता है पेशेंट का नाम क्या है, ठीक है, उसकी एज क्या है, ठीक है, या सिंपली नाम पूछा उसने, जेंडर पूछा, फिर पूछा कि भाई आप किस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, फिर उसने कहा कि भाई इस डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फलां दिन इन स्लॉट्स में अवेलेबल है, आपके लिए कौन कौन सा स्लॉट सुटेबल रहेगा आप बताओ। तो आपने कहा ये स्लॉट मुझे चाहिए, ठीक है, उसने उस स्लॉट पे आपका बुक कर दिया, आपके पास मैसेज आ जाता है। सेम चीज़ तब होता है जब आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, वहाँ पे आप डॉक्टर का नाम आपने वेबसाइट पे सर्च किया, हॉस्पिटल के साइट पर, उसके आपके स्लॉट दिखाएगा, डे वाइज दिखाएगा, आपने डे सेलेक्ट किया, उसमें 8 बजे से शुरू करेगा, 8 बजे से लेकर के 8 से 8:30, 8 से 8:15, 8:15 से 8:30, इस तरह करते करते जब तक वो बैठ रहा है डॉक्टर तब तक स्लॉट दिखाएगा, कितने वैकेंट है उसको ग्रे कलर से कर रखेगा, जो ओपन है वो व्हाइट या हल्का लाइट ब्लू वगैरह से आप नॉर्मली देखेंगे, एक कलर डिफ्रेंशिएशन करके आपको दिखा देगा, बहुत अच्छा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करके। So we are not getting into the details of the how these graphical user interfaces are implemented. Rather, we are thinking about the process of the automation. ठीक है? तो अब हमने ये प्रोसेस हमको समझ में आ गया, ठीक है, ये होता है। अब जब अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट का मैसेज आएगा, या उसने ऑनलाइन बुक किया है तो उसके पास कोई ना कोई एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा, मेल आ जाएगा, जिसको लेकर के आदमी जाता है, कहाँ जाता है, हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो क्या करता है, उसी रिसिप्ट को शो करता है, उसकी बिलिंग होती है ना। अब यहाँ पे अपने आप देख रहे हो कि बिलिंग इससे इंटीग्रेट होना शुरू हो गया है, बिलिंग मॉड्यूल इससे इंटीग्रेट होना शुरू हो रहा है, आपको जरूरत पड़ गई इसकी, है ना। अब आपने क्या करा, उसको अपना वो दिखाया, उसने आपको पूछा, अब वो पूछेगा, पहली बार पूछेगा भाई पहली बार आप दिखाने आ रहे हैं इस हॉस्पिटल में, या पहले किसी डॉक्टर को आपने इस हॉस्पिटल में दिखाया है। अगर दिखाया है तब तो ठीक है, आपका फ़ोन नंबर पूछेगा या ईमेल आईडी पूछेगा, आपकी डिटेल निकाल लेगा। अदरवाइज़ क्या करेगा, वरना आपसे बोलेगा 300 रुपया, 500 रुपया पे करो, और ये हर साल रिपीट करेंगे हम, है ना। एक साल में हम एक बार लेके सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हर साल रिपीट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कमाने का तरीका जो होता है। तो वो आपसे लेंगे पैसा, आपकी डिटेल एंट्री करेंगे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अननेसेसरली। वो करने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर आपका बिलिंग करेंगे, डॉक्टर का चार्ज अलग, है ना। फिर आपको क्या करेंगे, भेजेंगे फला रूम पे जाओ। अब बिलिंग से आप आगे बढ़े, अब आप डॉक्टर के पास पहुंचे। अगर आप पुराने पेशेंट हैं तो डॉक्टर के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो आपका जो आप लेकर के आए हैं रिसिप्ट देख करके, उसमें आपका फ़ोन नंबर देख करके या रजिस्ट्रेशन नंबर देख करके उसे क्या करेगा, आपको पूरी हिस्ट्री निकाल देगा। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो सही होगा, है ना। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट होता है कि आप पहली बार कब मिलने आए थे, किस प्रॉब्लम को लेके आए थे, उसने कोई टेस्ट लिखा था नहीं लिखा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन सी मेडिसिन आपने ली, कितनी बार आप मिल चुके हैं, कितने ड्यूरेशन पे आ रहे हैं, है ना, पुरानी एलिमेंट्स क्या थी, तो डिटेल उसके पास आ जाएगी। फाइन। अब वो उसको देख रहा है तो यानी क्या हो रहा है, सारी डिटेल्स भी वो फेच आउट कर रहा है, ठीक है, यानी पेशेंट डिटेल भी वो फेच आउट कर रहा है, डिटेल्स भी फेच आउट कर रहा है, ऐड होती जा रही चीज़, है ना। करने के बाद वो पूछ रहा है आपका अभी क्या प्रॉब्लम है, आपने बताया, या नए आप मरीज हैं तो भी पूछेगा एलिमेंट क्या है। फिर वो क्या करेगा, आपको या तो कुछ टेस्ट लिखेगा, राइट। टेस्ट लिखने के बाद अगर आप टेस्ट करवा के रिपोर्ट लाते हैं तो रिपोर्ट के बेसिस पर क्या करेगा, एलिमेंट था, टेस्ट थी, अब प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा। आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे, मेडिसिन परचेज करेंगे, उसको खाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर डॉक्टर से मिलेंगे। ये एक प्रोसेस, एक अच्छा खासा एक बड़ा प्रोसेस बन गया। हमने शुरू कहाँ से करा था, अपॉइंटमेंट से शुरू करा था। अब बताओ, अब हम सी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें, आप सोचो कि मेन से आप किस मेथड कॉल करोगे सबसे पहले। इनपुट लोगे, राइट। अच्छा, इनपुट लेने के लिए भी आपको कई चीज़ें चाहिए। पहले आपको पेशेंट का नाम चाहिए, फिर किस डॉक्टर को चाहिए, पहले आप उससे एज और रजिस्ट्रेशन चलो बाद में हो रहा है, रजिस्ट्रेशन तब हो रहा है जब वो जा रहा है हॉस्पिटल में, वो चेक कर रहे हैं कि आप पहले से आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू मेक इट अ रियलिस्टिक थिंग। चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, चलो।
ठीक है, चलो फिर। चलो ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, अब मेरा इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट कई बार आपको डॉक्टर के लिए भी लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट कई बार आपको किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो भी लेना पड़ता है, जैसे आप इको कराने जा रहे हैं तो भी लेना पड़ेगा आपको, है ना? डॉक्टर के लिए लेना पड़ता है। अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई मेडिकल टेस्ट ऐसा कराने जा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर ने लिख रखा है तो उसके लिए भी जा रहे हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ सकता है। तो अगर आप सी प्रोग्राम लिख रहे हैं और सिर्फ अपॉइंटमेंट मेथड लिख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मेथड होंगे जो अंदर काम करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट हाई गेट अपॉइंटमेंट वाले मेथड की बात कर रहा हूँ। तो कितने मेथड आप लिखेंगे? गेट डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है, और यू विल राइट गेट फिजियोथेरेपिस्ट अपॉइंटमेंट, गेट echo appointment, get blood test appointment. So many. There will be a long list of the same method which is basically meant for appointment. सबका पर्पस भी अलग अलग होगा, राइट? सबका पर्पस भी अलग अलग होगा। अब आप याद रखोगे यार, सर कुछ जाते बैठोगे कि यार कौन सा अपॉइंटमेंट का मेथड मुझे कॉल करना है, डिपेंडिंग अपॉन क्या इनपुट दे रहा है यूजर। हाँ, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाएगी ना। अच्छा, अब इस पूरे प्रोसेस को हम पलटते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म्स में। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, आप ये ध्यान रखो, आप जब प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू हुए थे? मेन मेथड मतलब कोलैबोरेशन से शुरू हुए थे। सबसे पहला काम प्रोसीजर लैंग्वेज में आपने किया था वो था कोलैबोरेशन। ठीक है, कैसे आप कोलैबोरेट करेंगे। फिर आपने क्या सोचा था? प्रोसीजर्स यानी फंक्शंस, प्रोसीजर्स। फिर आपने क्या सोचा था? डाटा एलिमेंट यानी वेरिएबल्स एंड लोकल एंड बोथ ग्लोबल वेरिएबल, ये सोचा था। ये आपका फ्लो था, राइट? अब जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करो तो मैंने जो पूरा स्टेटमेंट आपको जो बोल के अभी सुनाया है ना, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करना शुरू करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? एक पहला तरीका जो है, एक रूडिमेंट्री तरीका जो है, रूडिमेंट्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत सारे आएंगे, वो ये है कि आप नाउन्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करो पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। कौन कौन से नाउन्स मैंने बोले हैं? डॉक्टर, पेशेंट, अपॉइंटमेंट इटसेल्फ इज अ नाउन। और बताओ, इसको मैं डिलीट कर दूं? एक मैं बात कहता हूँ पहले, स्टाफ। स्टाफ या हॉस्पिटल स्टाफ, ठीक है। नाउ दिस हॉस्पिटल स्टाफ कुड बी अ डॉक्टर, it could be a nurse, it could be a ward boy, it could be a cleaner, and so many. ये बात हो गई। Now we have patient, right? Now patient could be OPD patient और इन हाउस पेशेंट जिसको कहते हैं जो एडमिटेड पेशेंट होता है, राइट? बट बोथ एसेंशियली आर पर्सन, राइट? बात समझ में आ रही है? तो ये एंटिटीज आप यहाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और बताओ आपने क्या करा, ये पैरेलल सेट्स हो गए। और आपने क्या बताया? अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट जिसमें अपॉइंटमेंट में फील्ड क्या होंगे? अगर अच्छा फील्ड की बात करें, अपॉइंटमेंट एक हुआ, ठीक है। और बताओ, डिपार्टमेंट, फाइन।
डिपार्टमेंट, ठीक है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है या कार्डियोलॉजी है, क्या है डिपार्टमेंट, इनकी भी डिफरेंट वैल्यूज होगी। अच्छा, डॉक्टर तो यहाँ पे आ गया है ना, अपॉइंटमेंट में ये आएगा कौन से डॉक्टर से हम ले रहे हैं, वो अपॉइंटमेंट की फील्ड हो जाएगी, राइट। और बताओ, फी रिसिप्ट, रजिस्ट्रेशन। अब जैसे डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, ये तो फिजिकल एंटिटीज हो गई। अपॉइंटमेंट हो गया विच इज ए लॉजिकल एंटिटी। बात क्लियर हो रही है ना, डिफरेंस समझ में आ रहा है फिजिकल और लॉजिकल एंटिटी के बीच, ठीक है। और बताओ, है वो तो अपॉइंटमेंट का पार्ट होगा ना, जो पार्ट बन रहा है वो फील्ड बनेगा, वो डाटा है। अभी हम एंटिटी की बात कर रहे हैं जो रियल वर्ल्ड किसी चीज से मैच कर सकती हो, चाहे वो फिजिकल हो या लॉजिकल हो, राइट। और क्यों, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मेडिकल टेस्ट, अब तो बाकायदा पैकेजेस में आते हैं टेस्ट, दांत पैच के टेस्ट देखो 3,500 4,500 इस तरह पैकेजेस में आएंगे, है ना। और बताओ, प्रिस्क्रिप्शन है, क्या बोले बेटा, अब प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट हो सकते हैं मेडिसिन। अरे यार, हॉस्पिटल के अंदर ऑनलाइन क्यों परचेज करोगे तो वो उनका धंधा बंद कर रहे हो। अच्छा चलो, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर देखो कई चीज हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकते हैं, टेस्ट भी हो सकते हैं, एक्सरसाइजेस भी हो सकती है, कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं, राइट। ये फर्दर इसको डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमने हॉस्पिटल स्टाफ को डिवाइड करा था, ठीक है। इससे मैं थोड़ी देर बाद इस पे बहस करूंगा, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ सेशंस के बाद, ठीक है, क्योंकि उसमें कई चीजें आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी हम सिंप्लीफाई करके, यही यही कम कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। और बताओ, और सोचो। नेक्स्ट विजिट, चलो मान लेते हैं, वो तो वो तो हॉस्पिटल कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट विजिट, आपका फोन कॉल भी आ जाएगा, सर आपकी विजिट है फला दिन। और बोलो, या प्लान विजिट कहो। बिलिंग में मैंने कहा तो, रिसिप्ट हो गया आपका, पेमेंट रिसिप्ट हो गया, फी रिसिप्ट हो गई, रजिस्ट्रेशन कह सकते हो, हैं, रजिस्ट्रेशन ही को रजिस्ट्रेशन भी कह लो, क्या रजिस्ट्रेशन कहो, चलो ठीक है, हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो अपॉइंटमेंट नंबर आता है, अपॉइंटमेंट का यूनिक आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता है। हाँ, यार एक काम करो, इस रजिस्ट्रेशन में एक फील्ड डाल दो, री रजिस्ट्रेशन, जो कि बुलियन हो, ट्रू और फॉल्स, काम हो जाएगा उससे, ठीक है। ये सब करना पड़ेगा, ये आप करोगे तो कई बार आप फील्ड को एंटिटी से कंफ्यूज करोगे, और फिर आपको कई बार गलत एंटिटी लिखोगे तो स्ट्राइक आउट भी करना पड़ेगा आपको। तो इसको मैं रूडिमेंट्री इसीलिए कह रहा हूँ ना, कि पहले आप जो शुरू कर रहे हो काम को, वो शुरू ऐसे कर रहे हो जैसे मतलब आप एक नोवाइस की तरह शुरू कर रहे हो, नाउंस को उठा के पकड़ना शुरू कर रहे हो, ये सबसे आसान तरीका है ना, कि आप जो आपने वर्ड में मैंने जो कुछ बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, तो उसमें आप नाउंस को पकड़ो, ठीक है, या आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिटर्न में मिली है तो उसके नाउंस को अंडरलाइन करते जाओ, ठीक है। पहले उसकी लिस्ट बनाओ, फिर स्ट्राइक आउट करना शुरू करना जो रियल, मतलब जो सही नहीं लगे आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये सारे इतने सारे आपको एंटिटीज बन रहे हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, यानी इतने सारे ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, इतने सारे एंटिटीज की जरूरत पड़ेगी, इन सबके क्लासेस बनेंगे, है ना। अब इनमें से किसी एक को उठाओ जो सबसे आसान लगे, बताओ। अपॉइंटमेंट, सबसे आसान तो अपॉइंटमेंट ही है बेटा, सबसे छोटा होगा, है ना। अपॉइंटमेंट है, इसको मैं डिलीट कर दूं, काउंट करो तो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कुछ 22 25 हम ऐसे काउंट कर पा रहे हैं, नहीं कितने होंगे, है ना, सैकड़ों होंगे, है ना। चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की।
अपॉइंटमेंट में एसेंशियली क्या होता है, सबसे सिंपलिस्टिक टर्म ले रहे हैं, नेम ऑफ पेशेंट, राइट, कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, एज हो सकता है, एज और जेंडर हो सकता है, एज एंड जेंडर, एंड कर लो, जेंडर, ठीक है, डॉक्टर्स नेम, अलग अलग फील्ड, अलग अलग फील्ड है, हाँ, एज एंड जेंडर मतलब एज अलग फील्ड हुई, जेंडर अलग फील्ड हुई, मैंने एक जगह लिख दिया है, अलग बात है, डॉक्टर्स नेम, देन एड्रेस एड्रेस अपार्टमेंट नहीं करते, वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, डॉक्टर का नाम है, चलो हाँ, डॉक्टर के नेम या डॉक्टर की आईडी से फेच कर सकते हो तुम, ठीक है, चलो फिर भी मान लेता हूँ डिपार्टमेंट की अगर तुम्हें जरूरत है, ठीक है, डिपार्टमेंट मान लेता हूँ मैं, आईडी तो सेम होगी, अलग ही होगी ना, नॉर्मली नॉर्मली आप आईडी से डिफरेंट करोगे उसको, जरूरी नहीं कि जो मैसेज आप भेजो वो अपॉइंटमेंट का एग्जैक्टली पार्ट हो, कुछ फील्ड्स की वैल्यू ही आपके मैसेज में जाएगी, ठीक है, जैसे डॉक्टर की आईडी होगी, डॉक्टर का नेम हो गया, तो आप डॉक्टर की आईडी आप मैसेज में नहीं भेजोगे कस्टमर को, उसको क्या पता आईडी का क्या मतलब है ना, वो तो यूनिक आईडी आपके एप्लीकेशन से रिलेटेड है, आप उसको भेजोगे क्या है, डॉक्टर का नाम क्या है ना, सही है ना, ठीक है, डिपार्टमेंट आपने कहा, चलो मान लिया मैंने, आईडी मान लो डॉक्टर की हो सकती है, ठीक है, डॉक्टर की आईडी हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डे एंड टाइम, यानी स्लॉट, स्लॉट फर्दर डिवाइडेड हो रहा है दो पार्ट में, डे एंड टाइम, 8:30 टू 8:45 फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये हो गया, अब ये देखो, अब नेम ऑफ द पेशेंट स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, राइट, ध्यान दो बेटा, समझ में नहीं आएगा, बाहर जाके आप 25,000 रुपया खर्चा करोगे, कुछ फायदा नहीं है, वहां भी इस तरह नहीं समझाएंगे आपको, प्रोग्रामिंग करना इसलिए नहीं समझाएंगे क्योंकि वो ट्यूटर होते हैं, और मैं डेवलपर हूँ, 9 साल डेवलपमेंट किया है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो ध्यान दो, ठीक है, क्या 9 साल मैंने डेवलपमेंट में काम किया है, इंडस्ट्री में, 2014 से पहले तक, 2014 के बाद 2014 से मैं यहाँ आया हूँ, 8 साल हुए हैं, उससे पहले 9 साल में इंडस्ट्री में था, ठीक है, डेवलपर था मैं, ठीक है, इसलिए तुम्हें जो बता रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करो, काफी डेप्थ में ले जा सकता हूँ आप लोग को, प्रोग्रामिंग का सही माने क्या होता है आप सीख लोगे उसमें, ठीक है, तो अब जैसे नेम ऑफ द पेशेंट आपने कहा इट्स अ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग में इसको ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर इट्स अ से फॉर एग्जांपल अ लॉन्ग वैल्यू, अगर कहीं बाहर के इंडिया से बाहर के पेशेंट है, हो सकता है लंबा उनका कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो, हम एक लॉन्ग वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर न लेकर के, अ लॉन्ग इंटीजर, दैट इज व्हाट वी कॉल एज लॉन्ग वैल्यू, सी प्लस में जो होता है वही की बात कर रहा हूँ मैं, वही अज्यूम कर लो, अभी हमने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, फिर जेंडर के लिए आप या तो स्ट्रिंग ले लो या फिर बुलियन वैल्यू ले लो, या जो भी आप चाहो, ठीक है, हाँ, डॉक्टर्स नेम एक स्ट्रिंग हो गया, डिपार्टमेंट आपका हो गया, डिपार्टमेंट को भी आपने स्ट्रिंग दे दिया, स्लॉट, डे एंड टाइम, यानी ये डेट, डेट की फील्ड हो गई, ठीक है, डेट भी अलग एक डाटा टाइप हो सकता है, ठीक है, अब वो कैसे आप मॉडल करोगे वो एक अलग क्वेश्चन है, एसक्यूएल पढ़ा है आपने, हाँ, उसमें 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 डेट होता है ना, उसमें डे एंड टाइम दोनों होता है आपका, ठीक है, तो अब अज्यूम करो वही आपको मॉडल करना है, अब ये कैसे करोगे आप पार्ट में, वो अलग करोगे, जैसे डेट को आपने क्या करा है, आपने स्ट्रिंग में ले लिया, टाइम को एक अलग स्ट्रिंग में ले लिया, दोनों का कॉम्बिनेशन कर लिया, जब आपको सिर्फ टाइम चाहिए टाइम निकाल लिया, जब चाहिए डेट निकाल लिया, देयर कुड बी वेरियस वेज, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज द सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अपॉइंटमेंट, फाइन, जब इसको हम इसका रिप्रेजेंटेशन कोड में करेंगे तो हम क्या करेंगे, क्लास, आप कोड में लिखेंगे क्लास, जैसे सी प्लस में लिखते थे, नाम देंगे अपॉइंटमेंट, राइट, कर्ली ब्रेसेस से शुरू करेंगे, ऐसे ही करते थे, फील्ड का नाम पेशेंट नेम, नेम शुड बी रीडेबल, आपका रीडेबिलिटी की बात कर रहे थे, नेम शुड बी रीडेबल, इट शुड एक्चुअली गिव यू द सेंस व्हाट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, पेशेंट नेम, एंड दिस इज बेसिकली अ स्ट्रिंग, ठीक है, अभी ये खाली है, फिर आपने कहा कॉन्टेक्ट नंबर, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग कॉन्टेक्ट नंबर, अभी खाली है, एंड सो ऑन,
जब आपने सारे फील्ड्स को यानी डाटा को आइडेंटिफाई कर लिया एक पार्टिकुलर एंटिटी का, तब आप ये सोचोगे कि इस पार्टिकुलर क्लास पर के जो डाटा है उन डाटा एलिमेंट्स पर यानी फील्ड्स पर हम कौन से प्रोसीजर अप्लाई करें, कौन से प्रोसीजर अप्लाई करें। तब आप ये सारे हो गए मान लीजिए वेरिएबल्स। तब आप लिखना शुरू करोगे फंक्शंस, जिसको हम जावा के टर्म में अगर बात करें तो बोलेंगे मेथड्स। ठीक है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टर्म थोड़ा सा यूज कर रहे हैं, मेथड्स। अब हम कहेंगे इस पे क्या हो सकता है, गेट अपॉइंटमेंट डिटेल्स एक मेथड हो सकता है, सेंड अपॉइंटमेंट एसएमएस दूसरा मेथड हो सकता है। डाटा इन्हीं में से उठाएगा वो, है ना, इसी में से पेशेंट नेम उठाएगा अपॉइंटमेंट का एसएमएस सेंड करने के लिए, डॉक्टर का नाम इसी में से उठाएगा कि यू हैव अपॉइंटमेंट विद दिस डॉक्टर, डियर फला यू हैव अपॉइंटमेंट विद दिस डॉक्टर ऑन दिस डेट एंड टाइम, दैट्स इट। 3-4 फील्ड की वैल्यू उठा ली उसने, करेक्ट। अगर मैं कहूं अपॉइंटमेंट डाटा की बात करूं तो पूरा का पूरा सारे फील्ड्स की वैल्यू दे देगा वो, राइट। रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट, सब कुछ सेम रहेगा, क्या चेंज होगा, डेट एंड टाइम चेंज होगा। अब आप डेट एंड टाइम वेरिएबल पे काम करोगे, लेकिन आप देख रहे हो कि ये सारी चीजें एक साथ हो गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको क्या बोलते हैं, जब डाटा और उस पर ऑपरेट होने वाले मेथड्स या फंक्शंस एक यूनिट यानी एक क्लास के अंदर डिफाइन किए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। भाई गलत बोल रहा हूं, एक कैप्सूल में फिट करना, लिटरल मीनिंग समझो ना भाई, ठीक है, एक कैप्सूल में इसको फिट करना है, इसको बोलेंगे इनकैप्सुलेशन। सिंपल सी चीज है, थोड़ा पढ़ लो बेटा आप लोग, ऑनलाइन क्लासेस करके बुद्धि मोटी हो गई है, काम नहीं चलेगा, ठीक है। कीबोर्ड नहीं छूते हो इसका मतलब, पढ़ने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैथ्स की तरह काम करना पड़ेगा, छुरी से काम नहीं चलेगा, आपको कीबोर्ड छूना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास से बेहतर ये होगा कि आप लोग लैपटॉप लेके आए, ठीक है, क्योंकि जब मैं काम शुरू करूंगा हर चीज आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और आपको हाथ के हाथ करना आसान होगा, कोई प्रॉब्लम होगी हाथ के हाथ सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ला पाएंगे आप लोग, पक्का। लैपटॉप लेके आना, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो जिसके पास लैपटॉप है उसके साथ बैठ जाए, 2 लोग से ज्यादा एक लैपटॉप पे नहीं बैठने चाहिए वरना फिर मिस हो जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि अभी इसका अप्रोच क्या हुआ। अच्छा, अब इतने सारे जो ऑब्जेक्ट बने हमारे पास जिनकी हमने बात करी है, पहले तो एंटिटीज को आइडेंटिफाई करा नाउन से, फिर हर एंटिटी के डाटा को आइडेंटिफाई करा, डाटा को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर सोच रहे हैं कि इस पर क्या क्या हम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। जब वो सोच लिया हमने, तब हम सोचेंगे कि अब ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो कोई एक क्लास बनाएंगे जिसमें मेन मेथड होगा, वहां से कहीं एक कंट्रोल शुरू होगा और फिर जाके वो ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेगा, एक दूसरे से ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करेंगे, राइट। अब देखिए आपका यहाँ पे फंडा रिवर्स हो गया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ फंडा रिवर्स हो गया। सबसे पहले आपने क्या आइडेंटिफाई करा, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उससे पहले भी अगर बात करें तो मॉड्यूल को आपने आइडेंटिफाई करा, फिर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करा। ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने क्या करा, नेक्स्ट फील्ड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपने आइडेंटिफाई करने शुरू किए बारी बारी, यानी डाटा, ठीक है। डाटा यहीं से शुरू हो गया है, यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप कह सकते हैं माइन्यूट रिप्रेजेंटेशन या लो लेवल रिप्रेजेंटेशन, राइट, मोर डिटेल में। फिर आप क्या बात करेंगे, प्रोसीजर्स, कौन कौन से मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फिर आप बात करेंगे कोलैबोरेशन की, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का तरीका काम करने का। प्रोसीजर लैंग्वेज में कैसे काम करते थे, प्रोसीजर लैंग्वेज में आप काम करते थे सबसे पहले कोलैबोरेशन, मेन मेथड से शुरू करा आपने, फिर क्या किया आपने, प्रोसीजर्स पे आए, फिर क्या किया आपने, डाटा पे आए, है ना। मामला उल्टा हो गया, ये इधर से इधर जा रहा था, आप यहाँ से आपका मामला क्या आ रहा है, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई, देख रहे हो, बात क्लियर हुई। अब एक फैक्ट आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है, मुझे पता चला है, नहीं पढ़ा है ना, 5th सेमेस्टर में, तो उसमें पढ़ोगे आप तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर आना चाहिए कि किसी एक एप्लीकेशन, एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात करें, इंटरप्राइज एप्लीकेशन जो पूरी इंटरप्राइज को रन करने के लिए यूज होती है,
एक बहुत छोटे इंटरप्राइज एप्लीकेशन जिसका डेवलपमेंट टाइम 1.5 साल के आसपास लगता है, 2 साल के आसपास लगता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। एक इंटरप्राइज एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पूरी टीम होती है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड, 1.5 से 2 साल का टाइम लगता है, छोटा इंटरप्राइज एप्लीकेशन, ठीक है। और 20% डेवलपमेंट टाइम जो होता है वो सिर्फ 20% टाइम जो होता है वो सिर्फ डेवलपमेंट में खर्च होता है, और 80% टाइम जो होता है वो उसके मेंटेनेंस में खर्च होता है। मेंटेनेंस के बाद, मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि आपने एप्लीकेशन डेवलप कर दिया, क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, क्लाइंट ने फिर क्या किया कि उसको प्रोडक्शन में भेजा। प्रोडक्शन टर्म जो है टेक्निकल टर्म है, आप इंडस्ट्री में सुनोगे। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जैसे मशीन कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो वैसे ही आपका सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लगे, मतलब उसको यूज़ करना एक्चुअली आपने शुरू कर दिया रियल इन्वायरमेंट में जहाँ पे आपका काम हो रहा है। इसको बोलेंगे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जब आप जो कंपनी में जाएंगे ना तो आपको एक लैपटॉप मिलेगा काम करने के लिए, उसमें आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे डेवलपमेंट के लिए, उसको बोलेंगे डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। वो मशीन आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। उसके बाद जब वो आप पुश करेंगे आप रिपोजिटरी में, ठीक है, मतलब एक रिपोजिटरी होगी जहाँ कोड आप पुश करेंगे, आप भी पुश करेंगे, दूसरे भी पुश करेंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट। क्या बोलेंगे? इंटीग्रेट हो रहा है कोड, अलग अलग डेवलपर इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन इन्वायरमेंट। उसके बाद फिर अगर इंटीग्रेशन सही सही हो गया तो हो जाएगा टेस्टर के पास। टेस्टर के पास जाने के बाद, टेस्टर सब मशीनें अलग अलग होंगी, ध्यान रखना। टेस्टर के पास जाएगा, उसके पास क्या है? टेस्टिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, वो टेस्ट कर रहा है, चाहे ब्लैक बॉक्स कर रहा है चाहे व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स तो आप लिखेंगे, ब्लैक बॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटेड कर रहा है या मैनुअल कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। टेस्टिंग इन्वायरमेंट के बाद जब सब चीज़ सही हो गई तो क्वालिटी चेक भी एक होती है। उसके बाद फिर वो जाएगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, जो रियल कहीं उसके सर्वर मौजूद होंगे किसी रिमोटली, कहीं किसी कंट्री में जो आपके डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से बहुत दूर है, वहाँ पे एक्चुअली वो कॉल उसके हिट्स आ रहे हैं, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। और वहाँ पे कुछ आप ही के टीम से जो पायनियर्स होंगे जो डेवलपमेंट के, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को शुरू किया होगा और बहुत एक्सपर्ट्स होंगे, वो एक दो बंदे वहाँ प्रोडक्शन टीम में क्लाइंट साइड पे बैठे होंगे। क्लाइंट साइड सुना है ना आपने? क्लाइंट साइड पे जा रहे हैं लोग कहते हैं अक्सर, तो वहाँ बैठे होंगे। प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल करने के लिए या तो खुद हैंडल करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में इंडिया में बैठे लोगों को वो भेजेंगे। ये काम करने का तरीका होता है इंडस्ट्री प्रोसेस, ठीक है। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट तक जाने पे जो आपका जो टाइम एक छोटे से इंटरप्राइज एप्लीकेशन का जो टाइम खर्च होता है 1.5 से 2 साल आप अज्यूम कर सकते हैं, और वो सिर्फ 20% ऑफ द टाइम होता है या एफर्ट होता है, मैन पावर, जिसमें कई इंजीनियर्स मिलकर काम कर रहे हैं, कई टेस्टर्स मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ऑटोमेशन भी कर रहा है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, कोई डिप्लॉयमेंट भी कर रहा है अलग से मेन उसके सिस्टम पर। ये सारी टीमें अपनी मौजूद हैं, ठीक है। 80% टाइम जो होता है उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन मेंटेनेंस कहते हैं इसको, पोस्ट प्रोडक्शन मेंटेनेंस। यानी अब रियल जब काम करना एप्लीकेशन ने शुरू कर दिया तब क्लाइंट को रियलाइज होगा, अरे इसमें तो ये भी होना है, इसमें तो ये भी होना है, कोई बोल रहा है इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई कह रहा है ये डिफेक्ट आ रहा है ना। कभी कोई कोई आपने बीटा सॉफ्टवेयर यूज करा है, बीटा रिलीज, तो अक्सर देते हैं, देखेंगे बीटा रिलीज टेस्टिंग के लिए देते हैं, सभी को ओपन कर देते हैं, तो उसमें पूछते हैं आपसे, रिपोर्ट करने को बोलते हैं, है ना। फायदा क्या होता है? एक ग्लोबल टेस्टिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, बहुत सारे लोग उसको ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग अफोर्ड जो होता है, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है टेस्ट करने का। आप उसमें कुछ खुराफात करके टेस्ट करेंगे, आप कुछ मिला आपने उसको पोस्ट कर दिया, राइट। तो ये सब होने के बाद जब रियल इन्वायरमेंट में चीज़ चेक होना शुरू होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उसमें इन्हांसमेंट आते हैं, फिर बिजनेस ग्रो करता है क्लाइंट का। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपके मॉड्यूल्स और बढ़ते जाएंगे, राइट। मान लीजिए मेडिकल आपका ये है, आपका कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, आपने नए नए डिपार्टमेंट आपने खोला जिसमें न्यूरो साइंस पहले नहीं था, न्यूरोलॉजी का आपने खोल दिया। अब उसकी मशीन के प्रोक्यूरमेंट शुरू होने हैं, ठीक है। प्लस इसमें क्या आपने करा कि पहले एक छोटा सा हॉस्पिटल था, अब आपने इसको एक बड़े लेवल पे आप ले गए हैं, तो एम्प्लॉई के पूरे इनकम टैक्स को मैनेज करना, तमाम चीज़ें मैनेज करना, ये सब चीज़ें, बेनिफिट्स वगैरह, प्रमोशंस वगैरह, इन सब के लिए अलग सॉफ्टवेयर चाहिए। ये कंप्लीट ईआरपी सूट का शेप लेना शुरू करेगा, राइट। तो जो ये मेंटेनेंस का एफर्ट है वो 80% होता है फॉर अ स्मॉल लेवल enterprise application. Otherwise, it can grow much more, ठीक है, as compared to the actual development effort. क्लियर हो रही है बात?
तो जब कहानी ये बन रही है तो प्रोसीजर लैंग्वेज में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दोनों में कोडिंग करने में इस तरह के एप्लीकेशन का आप एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ इतना ही डिफरेंस है जितना अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक टास्क असाइन करूँ, मैं कहूँ कि आप लाइब्रेरी में चले जाओ, ठीक है, और लाइब्रेरी में जाओ और वहाँ पे कोई एक किताब, ठीक है, जैसे बाला स्वामी फॉर सी प्लस प्लस आती है ना, बाला स्वामी सी प्लस प्लस के लिए लेके आ जाओ, ठीक है, बहुत वाहियात किताब होती है तो पढ़ना मत, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक पढ़ना, ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ तो बहरहाल, तो आपको मैंने कहा बाला गोस्वामी लेकर के आओ आप सी प्लस प्लस की, तो आप गए और आपको पता चला कि भाई जो लाइब्रेरी बिल्डिंग है उसमें कुछ काम चल रहा है, प्लास्टर से काम चल रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, रैक को हटाए गए हैं, और उन्होंने क्या करा है कि एक बड़े से हॉल में हर सब्जेक्ट की किताब का एक ढेर लगा दिया है, ठीक है, एक ढेर लगा दिया है आपका, उसमें आपका मेडिकल की भी बुक्स है, उसमें सेंट्रल लाइब्रेरी बिल्डिंग है, सेंट्रल का मतलब यही है, मेडिकल की बुक है, फिजियोथेरेपी की बुक्स है, उसमें हो सकता है कि लॉ की बुक भी होंगे, एजुकेशन की बुक भी होंगी, कंप्यूटर साइंस की 25 बुक्स होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी। अब उसमें आप खोजोगे भाई सी प्लस प्लस की भी नहीं, सी प्लस की बाल भी चाहिए आपको, अभी मैं एडिशन बता दूं तो और मुसीबत में पड़ जाओगे आप, है ना, तो आप पूरा दिन बैठ करके वहाँ सॉर्टिंग करते रहोगे, भाई बुक गई कहाँ, है ना, खोजते रहोगे। अगर इसके बजाय जैसे कि करंट अभी स्ट्रक्चर है, आप जाते हो बुक लेने, ठीक है, तो चाहे आप या आपके बिहाफ पे जो भी काउंटर बनता है वो अंदर जाएगा तो देखेगा भाई ये एमबीबीएस की बुक्स हैं, ये आपकी एमबीए की बुक्स हैं, ये लॉ की बुक्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस की बुक्स हैं, है ना, कुछ शेयर्स कंप्यूटर साइंस के हैं, वो उधर जाएगा, उसमें देखेगा अच्छा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बुक्स हैं, ये डाटा साइंस की बुक्स हैं, ये फिजिक्स की बुक्स हैं, ये केमिस्ट्री की बुक्स हैं, सो ऑन, है ना। फिर वो फर्दर गया, आगे जाकर उसने देखा उस शेल्फ के अंदर देख रहा है ये जावा प्रोग्रामिंग की बुक है, ये सी प्लस प्लस की बुक है, ये सी लैंग्वेज की बुक है, एंड सो ऑन। फिर उसने सी प्लस प्लस की बुक में सॉर्ट आउट करना शुरू करा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फॉर एग्जाम्पल बाला गुरुस्वामी ऑथर के नाम से, उसको आसानी से मिल जाएगा, 1 मिनट में ला करके वो बुक आपको दे देगा। तो अब ये समझ लो कि डेवलपमेंट से लेकर के मेंटेनेंस तक में जितना एफर्ट होता है वो इतना ही डिफरेंस दोनों में होगा, जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए। अगर आप प्रोसीजर लैंग्वेज से करोगे तो आप वही करने जा रहे हो जो लाइब्रेरी में एक पूरे रूम में किताब भरी है, आप कोई नहीं जा रहे हो एक प्रॉब्लम को, ठीक है। और अगर आप अब देखो, आप विजुलाइज भी कर सकते हो ना, अगर आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट की तरफ से कोई कंप्लेंट आ रही है कि भाई उसकी जो एड्रेस है वो आपने गलत लिख दिया है क्योंकि उसको क्लेम लेना है इंश्योरेंस से, है ना, और आप कह रहे हो कि डाटा एंट्री जो इंटर कर रहा है वो सही कर रहा है, इसका मतलब सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी है। आप वो डेट ऑफ बर्थ इंटर कर रहे हैं, उसको वो एज कन्वर्ट कर रहा है अपने आप कन्वर्ट करके, और कन्वर्जन के मॉड्यूल में कोई गड़बड़ी है ना, तो यानी आपको तलाश नहीं करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा पेशेंट क्लास के अंदर, है ना, कैलकुलेट एज कोई मेथड होगा, कैलकुलेट पेशेंट एज कोई मेथड होगा, उसके अंदर आप जाएंगे, आपको पैसे ले आएगा ये गड़बड़ी यहीं पे होनी चाहिए। आसान हुई चीज, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अदरवाइज आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक एक कंसेप्ट उठा करके समझना शुरू करोगे इन डेप्थ, तो आपको समझ में आएगा कि कितना कितना एफर्ट आपका बदल रहा है उसमें, ठीक है। अब जैसे मैंने इनको एग्जांपल दिया था भाई कि क्या दिया था, गेट अपॉइंटमेंट विद डिफरेंट पीपल, राइट, फिजियोथेरेपी से कर रहे हो आप या टेस्ट के लिए कर रहे हो या फिर डॉक्टर के लिए कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो सबके लिए अलग अलग दो, गेट अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर, गेट अपॉइंटमेंट विद physiotherapist, get appointment for medical blood test for this and so on। अब ये बताओ अगर आपके पास सेपरेट क्लास है, ठीक है, तो उस क्लास में अपॉइंटमेंट जो आप कर रहे हो, अगर डॉक्टर के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो, ठीक है, तो वहां भी गेट मेथड यूज होगा। अगर आप डिपार्टमेंट में जाकर के देख रहे हो फिजियोथेरेपी वाला, वहां भी गेट अपॉइंटमेंट मेथड होगा, अलग अलग एंटिटीज के अंदर आ रहा है ना, तो एक मेथड के एक नाम से आप एक तरह से सिमिलरिटी आप मेंटेन कर सकते हो, है ना। तो ये चीज कितना आसान हुआ आपके लिए, आप 50 नाम याद नहीं कर रहे हो बल्कि, अच्छा ये तो सिर्फ मैंने मेथड की बात करी, सी लैंग्वेज में अगर इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने चलोगे तो वेरिएबल कितने होंगे भाई, और वेरिएबल में एक जैसे वेरिएबल होंगे उनको कैसे डिस्टिंग्विश करते रहोगे आप, ठीक है, तो कुछ लाइब्रेरी से एक्सेस मिल रहा है, ये एग्जाम्पल से, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोसीजर लैंग्वेज से जब जब एप्लीकेशन की साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करने लगी, तो people start thinking of an alternate way where we can manage this complexity because of the large size and the complex nature of the application itself,
ठीक है, तो लोगों ने इसको फिर मैनेज करना शुरू करा। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि हम इसको ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि हर चीज़ हम रियल वर्ल्ड के एंटिटी के फॉर्म में देखते हैं, सुनते हैं, और एप्लीकेशन जो बन रहे हैं वो भी रियल वर्ल्ड के फॉर्म में बन रहे हैं। तो हम उन्हीं के टर्म में क्यों नहीं सोचते हैं फिर, राइट? तो फिर ये जाके कंसेप्ट आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपका शेप लेने लगा, और इसमें बहुत टाइम लगा, धीरे धीरे करते करते। अब जैसे मैं कहूँ कि ओवरलोडिंग है, फिर ओवरराइडिंग है, पॉलीमॉर्फिज्म है, ठीक है, फिर आपने कहा ये डाटा हाइडिंग है, ये सारे एक बार में नहीं आ गए। ये सारे जो कंसेप्ट है धीरे धीरे जैसे रिक्वायरमेंट होती गई, चीज़ें डेवलप करती गई, ग्रो करती गई, इवॉल्व करती गई, और ये चीज़ें पिक्चर में आती गई। ठीक है, रिक्वायरमेंट समझ में आई? आज के लिए रिक्वायरमेंट ही बहुत है। ठीक है, कल से एक्चुअल जावा पे, यानी नेक्स्ट क्लास से एक्चुअल जावा पे शुरू करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से थ्योरेटिकल क्लास नहीं होगी, आपको लैपटॉप लेके आए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो बताओ टाइम टेबल से बताओ, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।